नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। हम लगातार 2-3 दिनों से आप लोगों को लालगंज की शिक्षा व्यवस्था को दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और सरकार का गाइडलाइन है कि सभी शिक्षण संस्थान को पूर्णतः बंद कर दिया जाए। सबसे पहले गाइडलाइन आया था कि 8वीं तक के बंद रहेगा, 8वीं से ऊपर 50% के साथ चलेगी, लेकिन फिर उसके 2-4 दिन बाद एक गाइडलाइन आया जिसमें दिया गया कि सभी शिक्षण संस्थान को पूर्णतः बंद कर दिया जाए। मेरा एक कहना है कि अगर पूर्णतः बंद कर दिया जाए तो शिक्षा व्यवस्था को ही बंद कर दिया जाए ना। क्यों आप स्कूल और कॉलेज को, शिक्षण संस्थान को टारगेट बना रहे हैं? क्या कोरोना सिर्फ शिक्षण संस्थान से ही फैलता है? आज मैं वैशाली ब्लॉक में गया, वहाँ प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन था, जहाँ माननीय विधायक वैशाली के जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जहाँ कम से कम 100 व्यक्ति रहा हो। वैशाली प्रखंड अंतर्गत ही वार्ड सदस्य जो थे वो अपने संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव कर रहे थे, जहाँ लगभग 150 से ऊपर व्यक्ति थे। जब बीडीओ और सीओ कार्यालय के समीप और बीडीओ सीओ के सामने इतनी भीड़ लगाया जा रहा है, आज कहाँ है आपका सरकारी तंत्र? आप शिक्षा व्यवस्था को कहते हैं कि बंद कर दीजिए, बच्चों में बीमारी फैल जाएगा, महामारी फैल जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये महामारी है, मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कीजिए, कोरोना गाइडलाइन के उल्टा चलिए, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं सरकार के खिलाफ न बोलता हूँ और न सरकार के खिलाफ मैं किसी को चलने के लिए कहता हूँ, क्योंकि सरकार से सबको डर लगता है। भाई सरकार है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की जो बात रही, एक हमारे गुरु कहे थे कि गरीब आदमी गरीब नहीं होता है, उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि वो गरीब है, इसलिए वो गरीब हो जाता है। उसी तरीक़ा से शायद लग रहा है कि सरकार का ये सोची समझी साजिश है कि आदमी को साक्षर बनाया जाए, न कि शिक्षित बनाया जाए। नाम लिखने आ जाता है, चिट्ठी पढ़ने आ जाता है, बस उतना ही उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, लेकिन उसे शिक्षित नहीं बनाइए। अगर शिक्षित बन जाएगा तो वो अपना मौलिक अधिकार मांगेगा, और मौलिक अधिकार मांगेगा तो फिर सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। इन्हीं सब कार्यों को लेकर के हम आज 4-5 दिनों से लगातार कोचिंग संस्थान, स्कूल वगैरह को विजिट कर रहे हैं और वहाँ की हालात को जान रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षण संस्थान से कम 50 परिवार जुड़े हुए रहते हैं। एक स्कूल से उनका स्टाफ है, ड्राइवर है और बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी माध्यम से स्कूल से जुड़े रहते हैं, उनका परिवार चलते रहता है। लेकिन आज आप जब स्कूल बंद कर दिए हैं तो उसी कोरोना गाइडलाइन में एक लाइन ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के मॉल से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। क्या लालगंज में मॉल नहीं है? क्या बिहार में मॉल नहीं है? लालगंज में जो मॉल है वो तो आज भी खुला हुआ है, बाज़ार खुला हुआ है, बाज़ार में भेड़िया धसान लोग जा रहे हैं। क्या इसके लिए आपकी प्रशासन कहाँ है? इसके लिए आपकी आंखों में रोशनी नहीं है क्या? मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था को बंद न किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को चालू रखा जाए। अगर बच्चों में इन्फेक्शन फैलने की डर है तो उसे उस सुरक्षित तरीके से उससे पढ़ाई चालू कराया जाए, और मास्क है, सैनिटाइजर है, या फिर टेम्परेचर नापने की मशीन आती है, उससे टेम्परेचर उसका नाप करके तब उसे स्कूल में भेजा जाए। स्कूल में 50% नहीं, आप 25% पे ही पढ़वाइए ना। जो क्लास बच्चा एक सप्ताह में करेगा तो 2 दिन में करेगा, एक क्लास सप्ताह में 1 दिन चालू करवाइए, लेकिन पढ़ाई को बाधित तो मत कीजिए। आपके नेता लोग हैं जो सरकार से जुड़े लोग हैं, उनके लिए तो कोई कोरोना गाइडलाइन नहीं है। अगर कोरोना गाइडलाइन होता तो वैशाली में प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन कैसे होता? अगर कोरोना गाइडलाइन होता तो लालगंज में मॉल खुले हुए वो कैसे खुलता? अगर कोरोना गाइडलाइन होता तो दुनिया के तमाम जो सरकार को टैक्स देता है वो सभी चीज़ खुला हुआ है, सरकारी कार्यालय खुला हुआ है, रजिस्ट्री ऑफिस खुला हुआ है। लेकिन अगर बंद है इस 2022 की कोरोना काल में कोई भी संस्थान तो वो है शिक्षण संस्थान। और शिक्षण संस्थान से सिर्फ बच्चे ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरा देश प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये बड़े बुजुर्गों का कहना है। और बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आज वो जब उनकी रोजगार बंद हो गई है तो स्कूल वाले उनके फीस बंद कर दिए हैं, जो महीना देते थे वो बंद कर दिए होंगे।
और इस हिसाब से उनका आर्थिक जो स्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ते ही जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि सभी स्कूल जो देखते हैं आप बहुत टीम टाम में रहता है, 4 तल्ला 5 तल्ला स्कूल रहता है, ऐसा नहीं कि वो स्कूल अपने जेबी से बना लेते हैं पैसा लगा के, वो भी कहीं ना कहीं से लोन लेकर के बनाते हैं। लेकिन 2020 में नरेंद्र मोदी जी बोले कि सभी ईएमआई को रोक दिया जाएगा जब तक कोरोना काल रहेगा। नीतीश बाबू बोले कि स्कूल का फीस माफ़ कर दिया जाएगा। स्कूल का फीस कहीं ना कहीं कुछ माफ़ हुआ, मैं मानता हूँ। कुछ स्कूल वाले बड़े बड़े जैसे जेबी वगैरह थे वो स्कूल वाले फीस लिए, लेकिन जो लोकल स्तर पे स्कूल चलता है वो फीस माफ़ कर दिए। लेकिन ईएमआई तो बंद नहीं हुआ, ईएमआई भी बंद होना चाहिए, बिजली का बिल भी बंद होना चाहिए, शिक्षकों को एक अलग से कोरोना भत्ता देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है कि जब नेताजी गाड़ी से जाते हैं तो रोड में जब जर्किन आता है ना, तो वो के जर्किन गिनाता है और जर्किन भत्ता उनको मिलता है, स्वास्थ्य के लिए पैसा मिलता है, टेलीफोन से जो बतियाते हैं उसका पैसा मिलता है। लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए नीतीश बाबू बिहार में जिम्मेवार होंगे और हो रहे हैं। ये चीज़ जान लीजिए। आइए हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या असर पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई पे। ऐसा नहीं कि शहर का जो परिवेश है शिक्षा का और गांव का बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पूर्णतः जो शिक्षा है वो स्कूल या तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, और बाकी जो लोकल ट्यूटर होते हैं उन पर निर्भर करता है। लोग अपना अधिकतम समय पति पत्नी जीविकोपार्जन या कोई धन कमाने में लगा देते हैं। यहाँ लॉकडाउन से ये नुकसान हो रहा है कि लगभग तीसरा वर्ष है, लगभग शिक्षा चौपट हो गया। कुछ बच्चे तो लगभग पलायन कर गए, कुछ बच्चे पढ़ाई लगभग बंद कर दिए या नाम के नॉमिनल पढ़ाई के लिए या तो सरकारी लालच में चले गए। और मैं समझता हूँ कि 2-3 वर्षों से नया जो बच्चा सबका जो दाखिला होता है या उसका पढ़ाई का स्तर था वो पूरी तरह से ठप है। मैं समझता हूँ कि अगर जीना जरूरी है, अर्थव्यवस्था जरूरी है, तो ये बच्चों का शिक्षा और खास करके ग्रामीण अवस्था में भी उतना ही ज़रूरी है। सरकार को इसको पर बड़ा गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा समझता हूँ कि लॉकडाउन लगाने से शायद स्कूल के अलावा किसी चीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ता है या बहुत कम फ़र्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से पेंडेमिक है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, कोई ना कोई हल निकालना चाहिए कि जब तक के ग्रामीण परिवेश में बच्चा स्कूल से नहीं जुड़ेगा, ट्यूटर से नहीं जुड़ेगा, उसका शिक्षा बिल्कुल नहीं होगा और वो हमारे राज्य के लिए एक तरह से अभिशाप सिद्ध होगा। हम सरकार से निवेदन चाहेंगे कि भाई इस मुद्दे पर वो सोचे कि भाई कैसे बच्चा भी सुरक्षित रहे और स्कूल और ट्यूशन से बच्चा अपना जुड़ा भी रहे। सर शिक्षक जो होंगे तो शिक्षकों को भी तो आप लोग वेतन देते होंगे। जब स्कूल बंद है तो शिक्षक का वेतन बंद होता होगा, तो फिर उनके जीवन यापन पे क्या फर्क पड़ता होगा? कहने ये जो इस पेशे से लगे हुए लोग हैं और वो मेरे ख्याल से अनऑर्गेनाइज है और उनकी संख्या लगभग मैं समझता हूँ कि बिहार में अगर देखा जाए तो लाखों में होगा, जिसका परिवार इस तरह से चलता है और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता है। वो क्या ट्यूशन लेके डोर ट्यूशन जा करके, ग्रुप ट्यूशन करके या स्कूल में अपना जीवन यापन, कईयों तो आपके आसपास ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जो पूरे जीवन यापन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही निकाल दिया, इधर टीचिंग में। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। केवल अनाज दे देने से उसके खाने इतनी ही आवश्यकता आज की डेट में नहीं रह गई है। टीचर्स के पास भी है, कोई टीचर्स कभी मोटरसाइकिल लेता है ट्यूशन में सुविधा के लिए, घर में कोई सुविधा के सामान लेता है, उसका ईएमआई चलता है, बच्चा का पढ़ाई चलता है, किताब चाहिए, दूध चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और हमारे यहाँ रूरल साइड में क्या स्थिति है कि जब शिक्षण बंद तो उसका क्या होता है कि ट्यूशन फी भी बंद तो क्या करता है स्कूल्स वाले अपना हाथ खड़ा कर देता है और वो बेचारा का तो स्थिति मैं समझता हूँ कि बहुत ही दयनीय है।
इसके लिए भी सरकार को बहुत सोचने की आवश्यकता है। सर, बच्चों की भविष्य जो अब अंधकार की तरफ जा रही है, बार बार कोरोना संक्रमण होने के कारण जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पे लॉकडाउन लगाया है, न कि पूरे बिहार में लॉकडाउन है, शिक्षा व्यवस्था पे लॉकडाउन है। तो सर, इस भविष्य के बारे में बच्चों को कैसे अब शिक्षा देने की योजना की जा रही है, या किस तरीक़ा से बच्चा जो पढ़ के गए हैं वो याद रख पाए, या क्या करें, कैसे शिक्षा उनका आगे बढ़े, इसके लिए सर क्या कहेंगे? मैं इसका जिक्र किया है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो तौर तरीका है उसमें गार्जियंस अपना अधिकतम समय धनोपार्जन में लगाते हैं। उनके पास खुद वक्त नहीं है कि 2-3 घंटा अगर सरकार का देगा ऑनलाइन चलाइए। यहाँ ऑनलाइन का मतलब कुछ नहीं होता है रूरल साइड में, क्योंकि पति या पत्नी या तो मजदूर होते हैं या सिंपल लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, अधिकतम समय वो अपना दुकान में या मजदूरी में लगाते हैं। तो शिक्षा जो चलता है वो ट्यूटर और स्कूल पर चलता है। तो सरकार को इस पर बड़ा गंभीर चिंतन करना चाहिए और उसकी सुरक्षा को देखते हुए स्कूल से बच्चों को जोड़ना एकदम निहायत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जोड़ेंगे तो बिल्कुल शिक्षा गांव का अभी तक 2-3 सालों में बुरी तरह से चौपट हो गया है। अब कहाँ जाएगा ये हम लोग को दिमाग काम नहीं करता है कि शिक्षा व्यवस्था कितना चौपट हो जाए। सर, एक सवाल, अभी आप बोले कि ऑनलाइन, तो मुझे जहाँ तक लगता है सर कि ऑनलाइन करने के लिए एक बच्चा को कम से कम 10,000 का मोबाइल होना चाहिए। उसके बाद सरकार जो अभी टेलीकॉम कंपनी है वो दिन पर दिन रिचार्ज का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। कम से कम 1,000 रुपया का प्लान आप डलवाइएगा तो आपका नेट चलेगा, उसमें भी नेट आपको पूरा मिलता नहीं है। तो फिर ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता है सर कि सक्षम हो पाएंगे सभी। इधर जो 2020 से अभी तक है, मैं बता रहा हूँ कि लालगंज से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वैशाली जिला के लालगंज ब्लॉक से, मैं नहीं समझता हूँ कि एक भी स्कूल ऑनलाइन कभी क्लास कर पाया हो। आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एक तो मोबाइल सर्वाइबिलिटी नहीं है, उसके पास नेट ठीक से काम नहीं करेगा तो उसके चार्जिंग के लिए उसको पैसे चाहिए। गार्जियन के पास इतना वक्त नहीं है कि ऑनलाइन स्कूल काम करे तो उसका गार्जियन 3-4 घंटा बैठा रहे। इस तरह का यहाँ एकल परिवार है, हर आदमी जीविकोपार्जन में है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा जो कहा जा रहा है वो तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1% भी शिक्षण कार्य उससे संपन्न नहीं हो रहा है। इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए कि जो आपने गाइडलाइन जारी किया है कि ऑनलाइन, आप पता करके देख लीजिए कि रूरल साइड में 1% भी, मैं एकदम बिल्कुल सामान्य बात कह रहा हूँ कि 1% आदमी भी सर्वाइवल नहीं है। तो इसका मतलब है कि 2-3 वर्षों से शिक्षा की स्थिति बेहद बदतर हुई और भविष्य में भी होगा। इसलिए सरकार से मेरा एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पर विचार करते हुए कोई ना कोई गाइडलाइन देना चाहिए कि स्कूल से बच्चे को जोड़िए और जो ट्यूटर वगैरह पढ़ाने वाले हैं उनसे जुड़ेंगे तभी ये शिक्षा आगे जाएगा। ठीक है सर, क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम संजय कुमार, मैं होली फेथ स्कूल लालगंज। जी, ये थे होली फेथ स्कूल लालगंज का डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं सरकार के उस आदेश का जिसमें ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, जो व्यक्ति 200 या 300 रुपया रोज कमाते हैं वो अपने बच्चे को ऑनलाइन कैसे पढ़वाएंगे? अब हमारे साथ हैं सार्थक कोचिंग के डायरेक्टर राकेश सर, जो शिक्षा का दुश्मन सरकार को क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। सभी कोचिंग को बंद कर देना है जी, तो कोचिंग बंद कर देने से कोरोना फैलना बंद हो जाएगा? नहीं, सरकार का नीति एकदम खराब है सर, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं सर। सरकार के कोचिंग से ही लगता है कोरोना फैलता है। जाकर देखिए पूरे मॉल सब खुला हुआ है, बाजार में भीड़ है, रजिस्ट्री ऑफिस खुला हुआ, वहाँ पर बहुत सारे भीड़ है जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। यहाँ पर तो बच्चे लोग आधा सिस्टम, यहाँ देश का भविष्य था, देश के भविष्य था, यानी कि राष्ट्र मेरा तभी सफल हो सकता है जब मेरा एक राष्ट्र का विद्यार्थी जो स्टूडेंट सफल होंगे तभी मेरा राष्ट्र सफल होगा सर। लेकिन क्या है, सरकार की नीति ही खराब है सर। सरकार शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दे रही है सर। सरकार को देख रही है अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो उसके पक्ष में विपक्ष में बोलना शुरू कर देगा। सरकार का नीति खराब है सर, मैं इसका समर्थन कभी नहीं करूंगा। तो देखा आपने क्या बोले ये शिक्षक। अब फिर से मैं यही सवाल करता हूं कि अगर बच्चों के पढ़ने से कोरोना फैलेगा तो सब्जी मंडी, मॉल, बाजार क्यों खुला हुआ है? क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? वैसे तमाम छात्र और शिक्षकों का सरकार की इस दोहरी नीति को लेकर विरोध से अब शायद कुछ पाबंदी के साथ सभी शिक्षण संस्थान खोल दिया जाए, लेकिन मेरा यह शिक्षण संस्थान खुलवाने का मुहिम तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार शिक्षण संस्थानों को पूर्ण या 50% छात्रों के साथ खोलने का आदेश नहीं देता। सरकार जो है कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया है, स्कूल को बंद कर दिया है, और आज जो है वैशाली ब्लॉक में प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। वार्ड लोग अपना संघ का अध्यक्ष का चुनाव किए हैं, इस पर आप क्या बोल रहे हैं? कहना है कि अब देखिए 5 स्टेट में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरा कैबिनेट उनका, पूरा सरकार,
लाखों लाख लोग की सभा हो रहा है, 5 स्टेट में कहीं कोई कोरोना नहीं है। जब बजट के समय आता है मार्च अप्रैल में, तो सरकार वही समय कोरोना के जो है से पूरे देश भर में, अब 5 स्टेट में भी चुनाव हो रहा है, पूरे लाखों लाख लोग की सभा हो रहा है, उसके लिए कहीं कुछ नहीं है। गरीब तबका के आदमी रोड पर जा रहा है, स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है उसको अगर 500 रुपया लेके भी सकरात के समय चूड़ा दही लेके जा रहा है, मार्क्स नहीं है, दो 500 रुपया। माने इस सरकार के जो सरकारी तंत्र है, जिससे तो लोग एकदम तबाह हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, हम आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक आम आदमी के जान के कीमत जितना है उतना ही एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के जान के कीमत है। गरीब किसान नौजवान के से खिलवाड़ मत कीजिए उसके जीवन